निर्मल पावन धवल ये धारा, जीवन धारा, दूध की धारा, दूध की धारा, दूध की धारा, दूध की धारा। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत आज विश्व में पहला स्थान रखता है। आज भारतवर्ष में करीब 9 करोड़ टन से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादन हो रहा है, जो हमारे किसानों की मेहनत के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों के श्रम को भी दर्शाता है। भारत में करीब 30 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से करीब 21 करोड़ गाय और 9 करोड़ के लगभग भैंसें हैं। डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों की हमेशा ये चाहत होती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली दुधारू गाय या भैंसें हों। पर गाय भैंसों की इतनी बड़ी आबादी में अपनी पसंद के गुण सभी बछड़ों आदि में ले पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भारत में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलाया गया। कृत्रिम गर्भाधान में गाय या भैंस को उसी की नस्ल के नर पशु जैसे सांड आदि के द्वारा गर्भधारण न कराकर टीके से उनका गर्भधान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार के कार्य में तेजी लाई जा रही है और दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक स्वर्णिम इतिहास लिखा गया, आइए जानते हैं IVRI बरेली के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर MR अंसारी से। इस कृत्रिम गर्भाधान का बहुत ही पुराना और गौरवशाली इतिहास रहा है। इस कृत्रिम गर्भाधान इस देश में सबसे पहले 1942 में यहीं से शुरू हुआ। इस विभाग के अध्यक्ष ने पूरे देश में 5 सेंटर बनवाया, जिसमें एक सेंटर आयत नगर भी था, जहां से कृत्रिम गर्भाधान करने की व्यवस्था शुरू की गई। इसके अलावे एक पटना, कलकत्ता, माउंट गोबरी जो आप पाकिस्तान में है, इन सब जगहों पर भी शुरू किया गया। लेकिन सबकी पूरे AI सेंटर का जो देख रेख था वो यहाँ के एक जो विभाग अध्यक्ष थे डॉक्टर P भट्टाचार्य, उन्हीं की अध्यक्षता में शुरू हुई। और AI की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि हमारे यहाँ करीब करीब 300 मिलियंस के लगभग गाय और भैंस हैं। इतनी अधिक संख्या में गाय और भैंस को देखते हुए अगर हम नेचुरल सर्विस से या जो प्राकृतिक रूप में जो जानवर को गाभिन कराने की विधि है, अगर हम उसको कार्यान्वित करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए ये आवश्यक था कि हमें कृत्रिम गर्भाधान की जो विधि है उसको अपनाना पड़ेगा। यही सोच करके पूरे देश में इस विधि को अपनाई गई। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि AI सबसे पहले हमारे मैसूर में, जो मैसूर के महाराजा थे, उनके यहाँ 1939 ईस्वी में एक संपत कुमार जो हमारे यहाँ ही वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। लेकिन सरकारी तौर पर और व्यवस्थित रूप में ये 1942 से शुरू हुआ। 1973 में सबसे पहले इसी सेंटर से हम लोगों ने यहाँ से शंकर नस्ल की गायों का पैदावार शुरू किया। शंकर नस्ल का बीज जो प्योर हॉल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी और ब्राउन स्विस के बीजों को हम लोगों ने एकत्रित किया, उसको फ्रीज किया और बरेली और उसके आसपास के गांवों में इसको पूरी तरह से इसको कार्यान्वित करने की कोशिश की गई, जिसके कारण आज आप पाएंगे कि बरेली के आसपास संकर नस्लों की गायों की संख्या बहुत अधिक है। कृत्रिम गर्भाधान के कई फायदे हैं, आइए जानें डॉक्टर देवेंद्र जून से, जो सीमन बैंक गुड़गांव में वैज्ञानिक हैं। एक तो दूध में सुधार, नंबर 2 नस्ल सुधार, नंबर 3 जो है नंबर ऑफ डोजेज जो है एक उससे जोटे से या सांड से हम जहां 5 या 7 बार दिन में नेचुरल सर्विस ले सकते हैं, तो उसके जो है करीब करीब 300 या 400 पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है एक जगह से सीमन दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक देश से सीमन दूसरे देश में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4 जो
अच्छी नस्ल के मेल हैं हमारे पास, सांड या जोटे हैं जो चलने में असमर्थ हैं, उनका हम जो है ना सीमन कलेक्ट करके, आर्टिफिशियल जैसे हम कलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल वजाइना के थ्रू, तो उनको भी जो है ना अच्छे सीमन को हम अच्छे पशु में, अच्छी मादा उसमें भैंस में या गाय में दे के उसका भी नस्ल सुधार कर सकते हैं। एक और फायदा ये है कि जो है डिजीज ट्रांसमिशन जो है ना वो उसको हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर बीमारी जो है उसको हम फैलने से बचा सकते हैं। जैसे हमारे पास सांड या जोटे हमारे सीमन बैंक में रखे जाते हैं, उनके 7-8 बीमारियों के टेस्ट किए जाते हैं। फिर जो हम सीमन तैयार करते हैं अपनी प्रयोगशाला में, वीर्य तैयार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह मिलाए जाते हैं, दवाइयाँ मिलाई जाती हैं ताकि बीमारी जो है मादा पशुओं में बीमारी न पहुँचे, और अगर ऐसा है तो और बीमारी से उनको बचाया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि नेचुरल सर्विस में इस तरह की बीमारी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे नेचुरल सर्विस कराई जाती है तो वहाँ पशु उसमें फीमेल में, गाय या भैंस में वेजिनाइटिस या वल्वाइटिस हो जाती है, उसमें योनि पे सूजन आ जाती है और वो जो है ना स्ट्रेनिंग करने लग जाता है फीमेल गाय या भैंस, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू बचाया जा सकता है। 1930 में किए गए शोध के नतीजों के माध्यम से ये समझा गया कि सांडों से उनकी संतानों में दुग्ध उत्पादन के गुण भी पहुंचते हैं। इसी कारण नस्ल सुधार और संकरण के लिए अच्छे सांडों का चयन किया जाने लगा। नस्ल सुधार के लिए जर्सी, होलिस्टीशियन फ्रीजन, ब्राउन स्विस, साहिवाल, थारपारकर आदि नस्लों का वीर्य गाय के लिए और भैंस में मुर्रा नस्ल के वीर्य का संरक्षण कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा जहां हम प्राकृतिक गर्भाधान दिन में सिर्फ 4 या 5 बार करा सकते हैं, वहीं कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हम 300 या 400 पशुओं को गर्भाधान करा सकते हैं। यानी एक सांड से उसके पूरे जीवन काल में लाखों गायों का कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकता है, जो प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। आमतौर पर 20 मादाओं के लिए एक नर पशु की आवश्यकता होती है, परंतु कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हम कितनी भी दूरी से या अन्य देशों से भी वीर्य लाकर गर्भाधान करा सकते हैं। यानी कुछ अच्छी नस्ल के सांडों के द्वारा गायों की बहुत बड़ी आबादी का गर्भाधान किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा रोगों के फैलने को रोकने में भी कामयाबी मिली है। जहां एक बीमार पशु से रोग दूसरे पशु को लग जाते हैं, तो वहीं कृत्रिम गर्भाधान से इसकी संभावना लगभग न के बराबर है। सांड या भैंसे के जो वीर्य बैंकों में रखे जाते हैं, उनमें करीब 8 विभिन्न बीमारियों के टेस्ट किए जाते हैं और सभी नतीजे आने के बाद ही उनसे वीर्य लिया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में तैयार वीर्य में एंटीबायोटिक और अन्य दवाइयां भी मिलाई जाती हैं, जिससे मादा पशु तक बीमारी न पहुंचे। जो सांड शारीरिक रूप से असमर्थ है लेकिन उसकी नस्ल बहुत अच्छी है, तो उससे भी कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य लिया जा सकता है। आज अच्छी संकर नस्लों के पशु तैयार करने के लिए विदेशों से भी वीर्य आसानी से मंगाया जा रहा है और कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा मादाओं में गर्भाधान कराया जा रहा है। भारत भी हर वर्ष लाखों की तादाद में वीर्य का आयात और निर्यात भी करता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे आवश्यक है अच्छे नर पशु यानी सांड आदि का चयन। तो आइए जानते हैं डॉक्टर आर.एस. हुड्डा से, जो गुड़गांव स्थित वीर्य बैंक में वैज्ञानिक हैं, कि कैसे इन सांडों का चयन किया जाता है। जिन सांडों से हम वीर्य लेते हैं उनको छांटने की प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा तथा लंबी है। सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि जो नस्ल हमें चाहिए, जैसे भैंस के लिए मुर्रा और गाय के लिए ऑस्टिन फ्रीजन या ऑस्टिन फ्रीजन क्रॉस या साहिवाल, उनका सांडों का हम बहुत ही एक लंबी प्रोसीजर के द्वारा छांट करते हैं। जैसे मुर्रा नस्ल के जोटों की छांट के लिए हम किसान के घर पे जाके उसकी भैंस का दूध मापते हैं और जो कटड़े की मां के नीचे 18
लीटर से अधिक दूध प्रतिदिन देती है, वो इनके कटड़े जो बिल्कुल ठीक मुर्रा नस्ल के होते हैं वही खरीदकर हम अपने भिवानी मुर्रा कटड़ा पालन फार्म पे ऊपर पालते हैं। वहां पर उनकी कैरियोटाइपिंग करवाते हैं। उसके बाद उनका डिजीज स्टेटस का पता करते हैं। वो ब्रुसेला, टीबी, जेडी, आईबीआर और कंपाइलोबैक्टर और यूबेरियोसिस से फ्री होने चाहिए। केवल नॉर्मल कैरियोटाइप के और इन उपरोक्त बीमारियों से फ्री कटड़ों का ही हम पालन करते हैं और उनको फिर 2.5 साल से ऊपर के यहाँ स्पर्म स्टेशन पर लाकर उनसे वीर्य एकत्र करते हैं। सांडों को सांड गृह में पूरी तरह से रोग मुक्त वातावरण में रखा जाता है। प्रत्येक सांड को अलग अलग शेड यानी बाड़े में रखा जाता है। केंद्र पर सांडों को खुला घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। यहां पर इन सांडों के लिए पर्याप्त पानी अथवा चारे की व्यवस्था भी रहती है। चौबीसों घंटे उनके लिए पानी व पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध रहता है। वर्ष भर हरे चारे की आपूर्ति का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा खनिजों और लवणों की भी उपयुक्त मात्रा इन्हें प्रतिदिन दी जाती है और 2 से 2.5 किलो दाना भी प्रतिदिन इन नर पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ सांडों को नियम से एक्सरसाइजर में कसरत भी कराई जाती है। इन सांडों की साल में 2 बार डीवॉर्मिंग की जाती है, जिससे सभी प्रकार के कीड़े और कृमियों से इनका बचाव हो सके। इसके अतिरिक्त हीमोटैजिक सेप्टिसीमिया यानी गलघोटू और खुरपका और मुंहपका बीमारियों की रोकथाम के लिए भी इन्हें टीके लगाए जाते हैं। पूरी तरह से स्वस्थ सांडों का ही वीर्य एकत्र किया जाता है। वीर्य एकत्र करने से पहले प्रातः करीब 6 बजे सांडों को अच्छी तरह से नहलाया धुलाया जाता है। और फिर आर्टिफिशियल वेजाइना यानी कृत्रिम योनि तैयार की जाती है। सिलेंडर पर एक रबड़ की ट्यूब, जिसे लाइनिंग कहते हैं, सिलेंडर में डालकर अच्छी तरह से चढ़ाकर कस दी जाती है, जिससे कोई रिसाव न हो। कृत्रिम योनि के सभी भाग पूरी तरह से स्टेरलाइज्ड होते हैं, यानी रोगाणु मुक्त होते हैं। अच्छी तरह से रबड़ की ट्यूब चढ़ाने के बाद वाल्व यानी नोजल वाले सिरे के नजदीक वाले सिलेंडर के सिरे पर कोन चढ़ाई जाती है। कोन को अच्छी तरह से चढ़ाकर कोन के दूसरे वाले पतले सिरे में कलेक्टिंग ट्यूब यानी वीर्य को एकत्र करने वाली ट्यूब लगाई जाती है। इस कलेक्टिंग ट्यूब में वीर्य की मात्रा पता करने के लिए निशान होते हैं। इसके बाद इंसुलेटिंग बैग को कलेक्टिंग ट्यूब पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे वीर्य का उपयुक्त तापमान बना रहे।
इसके बाद वाल्व को खोलकर उसमें करीब 200 से 250 मिलीलीटर पानी भरा जाता है। इस पानी का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद पानी वाला वाल्व टाइट करके फिर हवा वाला वाल्व खोलकर इस सिलेंडर और रबर की ट्यूब के बीच में हवा भरी जाती है। हवा भरने में यह ध्यान रखा जाता है कि हवा बहुत ज्यादा या कम न हो। इस प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम योनि प्राकृतिक योनि का आभास देती है। इसके बाद इस फूली हुई रबड़ के बाहरी सिरे पर और थोड़ा सा अंदर चिकनाई के लिए पैराफिन वैक्स लगाया जाता है और अंत में इस कृत्रिम योनि के ऊपर सुरक्षा का आवरण चढ़ा दिया जाता है। अब ये कृत्रिम योनि वीर्य एकत्र करने के लिए तैयार है। वीर्य को एकत्र करने से पहले वीर्य को पतला करने के लिए डाइल्यूटर तैयार किया जाता है। डाइल्यूटर तैयार करने के लिए सबसे पहले बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है। बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल्ड पानी में सोडियम साइट्रेट, फ्रक्टोज, ट्रिस बफर और ग्लिसरॉल को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। यह बफर सॉल्यूशन वीर्य एकत्र करने के एक दिन पहले तैयार कर लिया जाता है। बफर तैयार करने के बाद अंडे को साफ करके आवश्यकता के अनुसार अंडे का योक यानी पीला भाग निकाल लिया जाता है। इस पीले भाग को फिल्टर पेपर पर रखकर इसकी सफेदी पूरी तरह से हटा दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि सफेदी का कोई भी भाग न आ पाए। फिर इस पीले भाग को एक मेजरिंग सिलेंडर में सावधानी पूर्वक डाला जाता है। इसके बाद 4 हिस्से बफर और एक भाग अंडे के पीले हिस्से को इस अनुपात में मिला लिया जाता है। इसे अच्छी तरह से मिलाकर डाइल्यूटर तैयार कर लिया जाता है। यह डाइल्यूएंट उसी वक्त तैयार किया जाता है। फिर इस डाइल्यूटर को वाटर बाथ में 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रख लिया जाता है। आमतौर पर वाटर बाथ का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। वीर्य को एकत्र करने के लिए सांड को मादा के पास लाया जाता है। और जैसे ही सांड उत्तेजित होकर गाय पर चढ़ता है, उसी समय कृत्रिम योनि को लगाकर वीर्य एकत्र कर लिया जाता है। कृत्रिम योनि में सांड के द्वारा छोड़ा गया वीर्य कलेक्टिंग ट्यूब में जमा हो जाता है। इसी प्रक्रिया द्वारा भैंसे का वीर्य भी एकत्र किया जाता है। वीर्य को एकत्र करने के बाद कलेक्टिंग ट्यूब को कृत्रिम योनि की कोन से अलग कर लिया जाता है और फिर इस वीर्य को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है, जहां वीर्य का मूल्यांकन किया जाता है।
कलेक्टिंग ट्यूब में वीर्य की मात्रा को देखने के बाद वीर्य की कुछ बूंदें एक स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखी जाती हैं। सूक्ष्मदर्शी में वीर्य में मौजूद शुक्राणुओं की व्यापक गतिविधि, जिसे मास मूवमेंट कहते हैं, देखी जाती है। इस गतिविधि से वीर्य की गुणवत्ता का पता चलता है। जिन वीर्य के नमूनों में मोटिलिटी यानी चलयमानता 90% से ज्यादा होती है, उन नमूनों को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके अलावा वीर्य का गाढ़ापन और उसका रंग आदि भी नोट किए जाते हैं। जिस वीर्य में 70% से ज्यादा जीवित शुक्राणु होते हैं, उसी को संरक्षण के लिए उचित समझा जाता है। डाइल्यूटर मिलाने की मात्रा फोटोमीटर द्वारा बताई जाती है। वीर्य को कितने डाइल्यूटर से पतला करना है, यह तय करने के बाद एक स्टेरलाइज्ड जार लेकर उसे एक नंबर दे दिया जाता है। इसके बाद बाथटब से आवश्यक मात्रा में डाइल्यूटर निकालकर फ्लास्क में डाल लेते हैं। फिर कलेक्टिंग ट्यूब, जिसमें वीर्य एकत्र किया गया है, उसे फ्लास्क में पलट देते हैं। किस वीर्य के लिए कितने डाइल्यूटर की आवश्यकता है, यह वीर्य के गाढ़ेपन आदि पर निर्भर करता है। आवश्यक मात्रा में डाइल्यूएंट मिलाने के बाद रजिस्टर में सारी जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे सांड का नंबर, वीर्य की गुणवत्ता, नमूना नंबर, डाइल्यूएंट की मात्रा आदि। इसके बाद डाइल्यूट यानी पतला किए गए वीर्य की 1 या 2 बूंदें लेकर फिर से सूक्ष्मदर्शी में शुक्राणुओं की गतिविधि की जांच की जाती है। जांच के बाद डाइल्यूट किए गए वीर्य को स्ट्रॉ यानी वीर्य की नलियों में भरने एवं सील करने के लिए नलियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद मशीन द्वारा स्ट्रॉ में वीर्य भरा जाता है और भरने के बाद मशीन द्वारा ही इन स्ट्रॉ को सील कर दिया जाता है। भराई एवं सीलिंग के बाद इन स्ट्रॉ पर सांड का नंबर, जहां वो वीर्य बनाया जा रहा है उस संस्थान का नंबर, बैच नंबर आदि प्रिंट किए जाते हैं। लाल रंग की स्ट्रॉ में भैंसे का वीर्य और सफेद रंग की स्ट्रॉ में सांड का वीर्य रखा जाता है। यह स्ट्रॉ का एक सिरा फैक्ट्री से ही सील हुआ आता है और दूसरे सिरे को प्रयोगशाला में सील करते हैं, जिसे लैब सील कहते हैं। प्रिंटिंग के बाद इस स्ट्रॉ को 3 से 4 घंटे के लिए
इक्विलिब्रिएशन के लिए फ्रिज में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रख देते हैं, जिससे मिलाए गए डाइल्यूएंट और शुक्राणुओं का आपसी तालमेल सही हो सके। इसके बाद इन स्ट्रॉ को तरल नाइट्रोजन की वाष्प में 9 मिनट तक रखते हैं। इस प्रक्रिया में इन स्ट्रॉ का तापमान 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाता है, यानी -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे कम किया जाता है, जिससे शुक्राणुओं को कोई नुकसान न हो। और फिर 9 मिनट के बाद इस स्ट्रॉ को इन गॉबलेट में रखकर तरल नाइट्रोजन में रख देते हैं। तरल नाइट्रोजन का तापमान 0 से 196 डिग्री कम होता है। इस तापमान पर वीर्य काफी लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है और वर्षों बाद भी वीर्य की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आता है। इन वीर्य से भरी स्ट्रॉ को गॉबलेट्स में भरकर तरल नाइट्रोजन के कैनिस्टरों में रखा जा सकता है और इन्हें इन कैनिस्टरों में कहीं भी ले जाया जा सकता है। वीर्य की लंबी आयु के लिए आवश्यक है कि ये कैनिस्टर हमेशा तरल नाइट्रोजन से भरे रहें। इन कैनिस्टरों में गाय और भैंस दोनों के लिए वीर्य अलग अलग गॉबलेट्स में रखा जा सकता है और इन्हें सुदूर क्षेत्रों तक भी आसानी से ले जाया जा सकता है। वीर्य के भंडारण के बाद क्या प्रक्रिया रहती है, आइए जानते हैं डॉक्टर RS हुड्डा से। स्टोर करने के बाद उनको जो जैसे भी अक्षेत्र से पशु चिकित्सालयों से मांग आती है, उस अनुसार अपनी गाड़ी में लिक्विड नाइट्रोजन तथा सीमन रख के प्रत्येक के हॉस्पिटल में हम इन वीर्य को पहुंचा देते हैं। वहां पे नियुक्त पशु चिकित्सक या पशुधन विकास सहायक जो भी गायें या भैंस गर्मी में आती है उसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं। सफल कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक है गाय या भैंस में सही समय पर गर्भाधान कराना। कौन सा समय कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त है, आइए जानते हैं डॉक्टर MR अंसारी से। कृत्रिम गर्भाधान करने का एक निश्चित समय होता है। हर पशु, चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो भी हो, उसकी एक साइकिल होती है जिसको हम ईस्टर साइकिल कहते हैं, जो हर महीने में एक बार आती है। जैसे गायों में ये 20-21 दिन की साइकिल होती है। जब जानवर गर्म होता है तो उसके कुछ गर्मी के लक्षण हैं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसको कि आदमी दूर से देख करके पहचान लेता है। जैसे गाय या भैंस ये बहुत बोलती है, खाना कम कर देती है, दूसरे जानवरों पर उछलती है। ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये जानवर गर्म है। एक जो पशु चिकित्सक है, जब वो जानवर को गाभिन करने जाता है तो सबसे पहले उसको उसके भलवा को देखना चाहिए कि उसमें हाइपर एनीमिक है कि नहीं। जब जानवर गर्म होगा तो उसमें उस अंग पर खून का सप्लाई अधिक हो जाने से कारण वो लाल हो जाता है। अगर वो गर्म नहीं है तो वो हल्का पीले रंग का होगा, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ एक पदार्थ जो कि अंडे की सफेदी की तरह से होता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल डिस्चार्ज कहते हैं, खास करके गायों में ये ज्यादातर दिखाई पड़ता है कि वो लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर वो सफेद डिस्चार्ज आ रहा है, भलवा हाइपर एनीमिक है, तब हमें बहुत हद तक ये पता चल जाता है कि जो किसान ने बताया, जो हमारे किसान भाई ने कहा कि जानवर गर्म है, वो सही बता रहे हैं और उनको गाभिन करना चाहिए। ज्यादातर गाभिन करने का जो उचित समय है वो गर्मी के शुरू होने के 12 से 18 घंटे के बाद है। ये सबसे अच्छा समय होता है। अगर हमारा किसान भाई थोड़ा सा और ध्यान रखें कि जब जानवर एक दूसरे पर फंदने लगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर वो जंप करता है दूसरे जानवर पर, उस समय को आप नोट कर लें और उसके 6 से 8 घंटे के बाद गाभिन कराएं।
तब गाभिन होने की, उसको गर्भ धारण करने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप जिस समय भी जानवर ले आए और गाभिन कर लें तो इससे जो है सभी जानवर गाभिन नहीं होते। कृत्रिम गर्भाधान के लिए तरल नाइट्रोजन के कैनिस्टर में डूबी गॉबलेट्स को सावधानी पूर्वक बाहर निकालें, लेकिन ध्यान रखें कि गॉबलेट्स तरल नाइट्रोजन के वाष्प में ही रहें। बाहर निकाली गई स्ट्रॉ को हल्का सा झटका देकर तुरंत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी में डाल दें। इस गुनगुने पानी में स्ट्रॉ को करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक रखें। उसके बाद इस स्ट्रॉ को निकालकर अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर इस स्ट्रॉ के प्रयोगशाला द्वारा सील किए गए सिरे को काट लें। ध्यान रखें कि प्रयोगशाला में सील किए गए सिरे को ही काटें, फैक्ट्री में सील किए गए सिरे को नहीं। काटने के बाद फैक्ट्री वाले सिरे को अंदर की ओर रखते हुए गर्भाधान गन में डालें, यानी कटा हुआ सिरा ऊपर की ओर रहेगा। इसके बाद इस गर्भाधान गन के ऊपर AI शीट यानी प्लास्टिक का आवरण लगाया जाता है। यह शीट गर्भाधान गन में अच्छी तरह से लॉक हो जाती है। यह शीट गन को सीधे योनि के संपर्क में आने से बचाती है। शीट लगाने के बाद गर्भाधान गन को उसके दूसरे सिरे में मौजूद प्लंजर को धीरे से दबाकर देखें। आपको वीर्य की बूंद ऊपर की ओर दिखाई देगी। अब यह गन कृत्रिम गर्भाधान के लिए तैयार है। इस AI गन से कृत्रिम गर्भाधान तुरंत किया जाना चाहिए। इस गर्भाधान गन को वल्वा के अंदर सर्विक्स की ओर डालकर गन के प्लंजर को दबा दिया जाता है और बस हो गया कृत्रिम गर्भाधान। जब कोई पशु चिकित्सक या इंसेमिनेटर जब उसको AI करता है तो उसे चाहिए कि उस समय पूरा हाइजीन का और एसेप्टिक कंडीशन का ध्यान रखें। एक हाथ बायां या दायां जब मैं उसके रेक्टम में डालता हूं, जिसे मैंने गोबर के रास्ते से हाथ में डालता हूं, उसके बाद उसके बच्चेदानी को पकड़ते हैं हाथ से। इस तरह से हाथ से पकड़ते हैं ताकि अंगूठा आपका ऊपर रहे और उंगली नीचे की तरफ रहे। अंगूठे से आप ये भी देख सकते हैं कि उसके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है कि नहीं। दूसरे हाथ से इंसेमिनेशन गन उसको भलवा से पास करें। जब आप सर्विक्स पर पहुंचे तो सर्विक्स से उसको आगे बढ़ाते हुए, सर्विक्स में 3 रिंग होते हैं। सबसे अच्छा स्थान जो होता है वो बीच वाला रिंग होता है। जब बीच वाले रिंग पर सर्विक्स जो इंसेमिनेशन गन है उसका बाहरी किनारा यानी टिप ऑफ द AI गन को सर्विक्स के दूसरे रिंग पर रखें, जिसको हम मिड सर्विस कहते हैं। और जब दूसरी तरफ से जब आप प्लंजर दबाएंगे या सीमेन उसके अंदर पुश करेंगे तो सीमेन उसके सबसे आखिरी वाले रिंग पर चला जाएगा। ये स्थान इंसेमिनेशन के लिए सबसे अच्छा है। हम लोगों को ये भी अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर इंसेमिनेशन या सीमेन जो है अगर हमने उचित स्थान पर नहीं रखा, जो उसको डिपॉजिट करने का जो राइट प्लेस है, अगर आपने वहां पर उसको नहीं डिपॉजिट किया तो इससे कंसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इससे आपको जो जितना आपको रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। जो गाय और भैंस गर्भ धारण कर लिया है वो अमूमन उनकी जो स्ट्रेस साइकिल है वो बंद हो जाती है। इस तरह से वो जानवर हीट में नहीं आती है। अगर जानवर गाभिन करने के बाद हीट में नहीं आ रही है तो ऐसा आभास होता है कि उस जानवर ने गर्भ धारण कर लिया है, लेकिन इसको 100% सही नहीं मानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जानवर गर्भ धारण न करने के बावजूद भी गर्मी में नहीं आ रही है। अतः इसको अच्छी तरीके से जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको रेक्टम में, जैसे मैंने AI करने के लिए हाथ डाला था, उसी तरह से आप हाथ डालें। उसके बच्चेदानी का जांच करें। बच्चेदानी में जैसा आपको बताया कि एक सर्विक्स है, बॉडी है और इसके 2 हॉर्न होते हैं। जब गर्भ धारण साधारणतः किसी एक ही हॉर्न में होता है। जब जानवर गर्भ धारण कर लेता है तो एसिमेट्री ऑफ द हॉर्न हो जाता है, यानी एक हॉर्न उसका बड़ा और एक छोटा हो जाता है। साथ ही उसमें हल्का पानी आप महसूस करेंगे, उसका साइज भी बढ़ जाता है और उसमें पानी आप उसके अंदर महसूस करेंगे। अगर और जिस तरफ ये पानी महसूस होता है अमूमन उस तरफ के ओवरी में आप कार्पस लुटियम पाएंगे। जो ये
साबित करता है कि ये जानवर गर्भ धारण कर लिया है। अतः गाभिन जांच करने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि रेक्टम से उसको 2 महीने के बाद उसके बच्चेदानी की जांच कर लें, और अगर हॉर्न में एसिमेट्री है, कॉर्पस लुटियम है, उसमें आप फ्लूइड महसूस हो रही है, तो वो गाभिन है। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आज अच्छी नस्लों के पशु प्राप्त किए जा रहे हैं, जो भारत के दूध उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वस्थ और ज्यादा दूध देने वाले पशु आज हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक हैं। सन 1950-51 में जहां भारत में दूध का उत्पादन मात्र 1 करोड़ 17 लाख टन के करीब था, तो आज 9 करोड़ टन के आंकड़े को ये पार कर रहा है। भारत में 70 के दशक में आई श्वेत क्रांति आज अपने चरम पर है। श्वेत क्रांति में कृत्रिम गर्भाधान जैसे कार्यक्रमों की अहम भूमिका रही है, और आज कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भारत का छोटे से छोटा किसान भी लाभ ले रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा किसानों को अच्छी नस्ल के जानवर सस्ते दामों में प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ गांवों में खुशहाली भी लौट रही है।